नमस्कार, आप देख रहे हैं द पाटलिपुत्रा डायलॉग। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सनातनी अनुष्ठान तो वो कर रहे थे, लेकिन आज 1000 साल पहले जिस निर्ममता से आतंकियों ने, आतताइयों ने, या यूं कहें मुस्लिम आतताइयों ने हमारे मंदिर को तोड़ा था, उस रहस्य को भी सुलझाया और देश को बताया कि आखिर क्यों उन्होंने मंदिर को तोड़ा। मंदिर को तोड़ना उनका केवल धन के लिए नहीं था, बल्कि हमारे संस्कृति को मिटाने के लिए था। इस बात को भी समझाया और इस देश के तमाम इतिहासकारों को भी एकदम सीधी सपाट शब्दों में उन्होंने कहा कि सबने एक एजेंडा चलाया, देश को गलत सूचनाएं दी और बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। और इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज तो सोमनाथ मंदिर का नज़ारा अत्यंत अद्भुत था और इस मंदिर की भव्यता तो अपने आप में झलकती है। और सबसे बड़ी बात कि आपसे कुछ मैं बात करूं, जो वहाँ पर 108 घोड़े की सवारी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों हाथ से डमरू बजाते हुए, आज तक भूतो न भविष्यति वाली बात है कि ऐसी कल्पना हम लोगों ने तो नहीं की थी इस भारतवर्ष में। एक बार उस वीडियो को पहले देख लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। ये वीडियो देख लीजिए, पूरा यात्रा जो निकली है उसकी। इस आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी है। इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। ये समय अद्भुत है, ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति, ये इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। हजार साल पहले सब वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए
इस वंश के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। तो सर देखा आपने, आनंद की अनुभूति हुई इतने क्लिप्स को देखकर, और कभी आपने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस तरह से और इस कन्विक्शन से वो आप बात करते हैं, एक एक बात समझ में आती है। आपकी पहली प्रतिक्रिया से। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ सोमनाथ स्वाभिमान का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान का पर्व है। और ये 2 कारणों से स्वाभिमान पर्व मनाया गया। एक तो 75 साल पूरे हुए पुनर्निर्माण के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को प्राण प्रतिष्ठा किया था। पुनर्निर्माण के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण 1947 में वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा शुरू करवाया गया था, और 1951 में उनके देहांत के उपरांत ये हुआ था प्राण प्रतिष्ठा। उनके देहांत के बाद के.एम. मुंशी जी जो मंत्री भी थे, उन्होंने मंदिर निर्माण का जिम्मा उठाया था, और ये बिल्कुल गैर सरकारी पैसे से बना, बिल्कुल लोगों के चंदे से पैसे बना। नेहरू जी ने काफी बाधाएं डाली। उन्होंने विदेश से जो एनआरआई पैसे भेजना चाहते थे, अपने एम्बेसी को चिट्ठी लिखकर मना किया कि उनके पैसे नहीं आने चाहिए। उन्होंने सिंधु नदी का जल जब लाने का प्रस्ताव हुआ प्राण प्रतिष्ठा में, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि सिंधु का जल वहां से नहीं आने दो। बहुत सारे बाधाएं उन्होंने डाली। जितना संभव था उनके स्तर पर राष्ट्रपति जी को वहां जाने से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को वहां जाने से रोकने का कोशिश किया, के.एम. मुंशी जी को रोकने का कोशिश किया। नेहरू जी ने हर तरह से साबित किया कि वो हिंदू नहीं है। वो 1959 में बाबर के कब्र पर गए थे, तो इससे भी साबित होता है। और एक चीज और, एक इतिहासकार का मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया कि 1953 में एक फ्रांस का डेलीगेशन आया था, एक डेलीगेशन नहीं, रिसर्च टीम, वो पूरे भारतवर्ष का दौरा करके जाते समय नेहरू जी से मिला। बोला कि भारत में जो हम लोगों ने देखा, जो पुराना कल्चर, जो पुरानी संस्कृति, जो पुराने स्ट्रक्चर्स, हम लोग मंत्र मुग्ध रह गए, अद्भुत है, और उन संस्कृतियों का रक्षा होना चाहिए। हम लोगों का इंप्रेशन बदल गया भारत के बारे में। हम लोग कुछ और सोचते थे, भारत कुछ और है। जो भारत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो नेहरू जी बोले कि जिसकी संरक्षण की आप बात करते हैं, मैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। ये नेहरू का हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रति इतना कट्टर अंध विरोध था। अब क्यों था? मुझे तो नहीं लगता कि ही वाज ए हिंदू सर, स्पष्ट बात। लेकिन खैर हम लोग आज इस विषय पर आते हैं। आज जो मोदी जी ने वहां से हुंकार किया और जितने चीजें बताई उन्होंने कि कैसे हमारा जो सोमनाथ मंदिर 725 ईस्वी में एक सिंध के सूबेदार था अल जुनैद, उसने पहला अटैक किया था। उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित रहा महमूद गजनवी का, जो उसने लूटपाट किया, मार काट किया और मंदिर तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा। और इसको भी वामपंथी इतिहासकारों ने छिपाया कि वो तो सिर्फ धन लूटने आया था। नहीं, वो कट्टर जिहादी था, वो दहशतगर्द था, वो आतंकवादी था। क्योंकि उसने स्पष्ट कहा, उसके समकालीन मुस्लिम इस्लामिक लेखकों ने लिखा है कि उसने स्पष्ट कहा था कि वो अगर मूर्ति भंजन नहीं करेगा तो उसको जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। ये उसका दहशतगर्दी का आलम था। इसके बाद फिर मंदिर को खड़ा किया गया, लोगों ने संघर्ष जारी रखा और कई बार मंदिरों पर अटैक हुआ। बहुत सारा डिटेल है,
अलाउद्दीन खिलजी ने भी अटैक किया, महमूद बेगड़ा, जाफर खान, मुजफ्फर खान, औरंगजेब ने 2-2 बार तोड़ा उस मंदिर को और बार बार मंदिर को खड़ा किया गया। तो इस तरह से जो मोदी जी ने आज कहा कि ये विजय और पुनर्निर्माण का पर्व है, सनातन को जगाने का अनुष्ठान है, ये जो है त्याग और बलिदान का इतिहास है और धैर्य का हमारा परीक्षा है। तो हम फिर राख से उठकर खड़े हो गए, ये हमारा जबरदस्त चीज है। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद किया और उन लोगों ने किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे देश की रक्षा के लिए कितना जबरदस्त संघर्ष किया, कितना लड़े, कितनी वीरता दिखाई, वो अपने आप में अद्भुत है। तो इन सब चीजों को आज किया गया और इस तरह से ये जो एक चीज हुआ वो अपने आप में अद्भुत तो था ही, साथ साथ उन्होंने कहा कि ये सोमनाथ संस्कृति और विरासत का विस्तार भी है और उन्होंने एक सोमनाथ यूनिवर्सिटी की घोषणा आज किया। वहां एयरपोर्ट के विस्तारीकरण, मॉडर्नाइजेशन और उसको और ज्यादा सक्षम बनाने की भी बात हुई। रेलवे स्टेशंस को और ज्यादा विकसित और विस्तारीकरण की भी बात हुई और ये सारी चीजें जब हुई तो ये हुआ कि हमारा सांस्कृतिक विकास और विरासत का संरक्षण और भी बहुत सारी चीजें एक साथ हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है। और इतना ही नहीं, अब मैं थोड़ा सा इसके आता हूं कि आज जो हुआ वो तो सभी लोगों ने टीवी चैनलों पर देखा। मोदी जी ने जो शौर्य यात्रा निकाली, वहां शौर्य सभा की, उन्होंने भाषण दिया, थोड़ा सा अंश आपने सुनाया दर्शकों को और लोगों ने टीवी चैनलों पर सब कुछ देखा है। और ये जो स्वाभिमान पर्व है 3 दिन चलेगा, 72 घंटे का। वहां मंत्रोच्चारण हुआ, वहां अभिषेक हुआ, वहां पूजा पाठ हुआ, मोदी जी ने उसमें भाग लिया। और इसके अलावा जो एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ कि कल ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिल्ली में, विकसित भारत यंग लीडर्स, युवा नेतृत्व। इस पर इसके तहत एक खेल मंत्री मांडविया जी ने, डॉक्टर मांडविया जी ने आयोजित करवाया था। उसमें डोभाल साहब का जो भाषण हुआ, उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे इतिहास से सबक लेने की बात और युवा नेतृत्व को समझाया कि डिसीजन, राइट डिसीजन और सही समय पर लेना डिसीजन। आधे घंटे के लिए आप पोस्टपोन कर देते हैं तो पोस्टपोन करने की आपको आदत लग जाएगी। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने दुनिया में आज तक किसी के मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थली नहीं ढाए, हमने किसी देश पर अटैक नहीं किया, हमने किसी के सिविलाइजेशन को मिटाने की कोशिश नहीं की, जो हुआ सब हम पर हुआ। इसलिए इतिहास से हमको इस सबक लेना चाहिए कि आगे इस तरह की चीजें न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विगत 11 सालों में मोदी जी ने इस देश को की गाड़ी को विकास के पटरी पर लाया है, विकास की पटरी पर दौड़ाया है और ये विकास की जो गाड़ी है वो ऑटो मोड में आ चुकी है। और अब मोदी जी, उन्होंने कहा नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसका मतलब ये भी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहे न रहे, ये ऑटो फ्लाइट मोड जैसे बनता है उस तरह से ऑटो मोड में आ गया है। विकास की गाड़ी अब नहीं रुकेगी, विकास की गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन हम लोगों को भगवान से प्रार्थना है कि मोदी जी आगे 10-15 सालों तक स्वस्थ रहें, सक्षम रहें और प्रधानमंत्री बने रहें, ये सब चीजें। लेकिन इसके बाद मैं कुछ और चीजें पर आना चाहूंगा। सर, ये राष्ट्रीय स्तर पर तो ये बहस का विषय बना, दोनों इवेंट, कल डोभाल साहब का भाषण, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सोमनाथ मंदिर में गुजरात में। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर तो रहा, इंटरनेशनल स्तर पर भी मैंने देखा, कुछ पड़ोसी देशों में भी मैंने देखा कि दोनों भाषणों पर, दोनों हमारे दिग्गज लोगों के भाषणों पर काफी एनालिटिकल, क्रिटिकल एनालिसिस हुआ और कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स और भी जर्नलिस्ट, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के,
उन लोगों ने काफी इस पर डिस्कशन किया और लंबा चौड़ा चीज हुआ। तो कहने का मतलब कि जो इन दोनों इवेंट से जो मैसेज गया है वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज है, बहुत अद्भुत चीज है। और हमको लगता है कि इससे हमारी भारत का जो आत्मविश्वास, भारत के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। जो हमारे भारतवंशी बाहर भी रहते हैं उनका भी आज सीना चौड़ा गर्व से होगा, 56 इंच का हो जाएगा। और सब लोगों में जो अंदर से आत्मविश्वास का भाव संचारित होगा वो भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है। जी जी, आपने सही कहा। आज प्रधानमंत्री जी केवल पूजा ही नहीं कर रहे थे, वो देश को भी झकझोर रहे थे। और देश को जिस बातों को लोग बोलने में परहेज करते थे उन बातों को उन्होंने खोल कर रखा। आपने नेहरू जी के कारनामे के बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन किया, और ये विस्तृत नहीं कहूँ, चंद बातें बताई। नेहरू जी लगातार इस तरह का प्रयास करते दिखे हैं, हम लोगों को बढ़िया से पता है। इस कारण राजेंद्र प्रसाद से इतनी नाराजगी बढ़ी कि दिल्ली में उनका इलाज तक नहीं करवाया नेहरू ने। उन बेचारे को बिहार पटना के सदाकत आश्रम के सीलन भरे कमरे में जीवन के अंतिम समय गुजारने पड़े थे देश के प्रथम राष्ट्रपति को। ये सब हम लोगों को पता है। नेहरू के कारनामे तो कारनामे, आज उन्होंने वामपंथी इतिहासकारों को भी बढ़िया से लपेटा और उन पर जो बातें कही उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जो मोदी जी ने कहा तो बहुत आज खुलकर कहा, तुष्टीकरण पर कहा। और वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने और पर्दा डालने की कोशिश की, जैसे उन्होंने कहा कि वो लूटने के लिए आया था, धन ले जाने के लिए आया था, नहीं, वो मूर्ति तोड़ने के लिए आया था, हमें डिमोरलाइज करने के लिए आया था, हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए आया था, हमारे देश को छिन्न भिन्न करने के लिए आया था। लेकिन उसका मेन टारगेट जो था हिंदू संस्कृति था, भारतीय संस्कृति था। तो इन सब चीजों को आज मोदी जी ने स्पष्ट किया। और ये जो वामपंथी इतिहासकारों ने झूठ बोल बोल कर जो पर्दा डाल कर रखा था वो सारी चीजें आज वहां से भी क्लियर हुई। और जो बहुत सारे इस पर एनालिसिस हुए, बहुत सारे विद्वानों की जो चर्चाएं मैंने सुनी और देखी, उससे भी सारी चीजें परत दर परत खुलती चली आई। अब आप देख लीजिए नेहरू जी का तुष्टीकरण की बात, तो मोदी जी ने नाम भी नहीं लिया नेहरू जी का, लेकिन सारा तुष्टीकरण का पोल खोल के रख दिया। लेकिन उसी पर जब चर्चा होने लगी तो एक इतिहासकार बता रहे थे जो मुझे भी नहीं पता था सर। तो देखिए ये जो मुस्लिम लीग ने, ये तो पता था कि मुस्लिम लीग ने भारत से अलग पाकिस्तान की डिमांड किया, फिर वही मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोग यहीं रह गए, वही बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोग अपना एक छद में आवरण लेके मुस्लिम लीग से अलग होने का दिखावा करके और संविधान सभा में शामिल हो गए। लेकिन आज एक इतिहासकार बता रहे थे कि इतना ही नहीं, संविधान सभा में उन्होंने भाग लिया, संविधान बनाया, दस्तखत किए और 1950 में उसमें से बहुत सारे चले गए पाकिस्तान। इस तरह के कारनामे नेहरू जी के थे सर। अब कहने का मतलब कि अब ये सब चीजें सुनने को मिलता है सर, तो अब क्या बतावें कैसा फीलिंग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक अगर इसको अपने दिल में गहराई से सोचे तो कितना गंभीर बात है, कितना षड्यंत्र वो कर रहा था व्यक्ति जिसको इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया, इसी देश के खिलाफ षड्यंत्र करता था, लगातार कर रहा था। 50 करोड़ रुपया, 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिलवाया, पानी 80% दिलवा दिया पाकिस्तान को, फिर नहरों का बनाने के लिए उसको पैसा दिया। मतलब अजीब स्थिति थी। तो ये सारी चीजें जो आज ये भाषण के बाद जो चीजें हुई, लोगों में चर्चा का विषय बना, तो निश्चित रूप से ये जो वामपंथियों का ढोंग, पाखंड, मिस्चिवियस तरीके, जो लोगों के ब्रेन वॉश करने का तरीका, जो लोगों को भ्रमित करने का तरीका, जो भारत को आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सैनिक रूप से, सैन्य रूप से कमजोर करने का जो साजिश था, वो सारा चीज अब परत दर परत खुलकर लोगों के सामने आ रहा है।
जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सनातनी जागरण हो रहा है और इन लोगों के षड्यंत्र, कहा तो ये भी जाता है कि अंग्रेजों के नाम, जवाहरलाल नेहरू के नाम के पहले जैसे मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा दिया गया था, ये अंग्रेजों का दिया नाम है। और पंडित इनको लिखने का सलाह अंग्रेजों ने दिया है। नहीं, इन लोग का अपना कोई था ही नहीं बैकग्राउंड। ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए पुतली के तरह यहाँ बैठाए गए और सारा कुछ अंग्रेजों ने यहाँ किया। ये अब हम लोगों को समझने में 70 साल 75 साल लग गए सर। ये विडम्बना है हमारी। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। आज भारत प्रगति पथ पर है। आज विकसित भारत की बात हो रही है। पहले तो हम लोग विकास के नाम पर विदेशों से आयात करना समझते थे, लेकिन आज हम निर्माण में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। जय भारत। जय भारत।